हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में उन्हें आपका स्वागत है। इस लेक्चर वीडियो में हम उपभोक्ता की बचत के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है, इसको सर्वप्रथम 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर ड्यूपिट ने इसको प्रस्तुत किया था और इस धारणा को, इस विचार को बाद में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक थी प्रोफेसर मार्शल की, इस पुस्तक में उन्होंने इसको व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया था। इसलिए इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जो है प्रोफेसर मार्शल को है। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादक यदि आपसे पूछा जाए तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक है प्रोफेसर ड्यूपिट, और इस सिद्धांत को विकसित करने या वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वह है प्रोफेसर मार्शल को। ये दोनों बात आप नोट करें। इसके बाद इस विचार को, उपभोक्ता की बचत के विचार को प्रोफेसर J.R. हिक्स ने उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से इसको और अच्छे तरीके से, अधिक प्रमाणित तरीके से इसको प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता की बचत की धारणा को प्रोफेसर ड्यूपिट ने सापेक्ष उपयोगिता, रिलेटिव यूटिलिटी का नाम दिया था, और प्रोफेसर मार्शल ने इसको सबसे पहली बार उपभोक्ता का लगान कहा था, कंज्यूमर्स रेंट कहा था। बाद में उन्होंने उपभोक्ता की बचत के नाम से इसको पुकारा था, उपभोक्ता की बचत का नाम इसको दिया था। और वर्तमान में अर्थशास्त्री इस धारणा को क्रेता की बचत, बायर्स सरप्लस के नाम से भी इस धारणा को प्रस्तुत करते हैं, इस धारणा की व्याख्या करते हैं। ये अभी हमने सिंपल एक उपभोक्ता की बचत के बारे में जाना कि उपभोक्ता की बचत को किस अर्थशास्त्रियों ने, किस विचारकों ने इसको प्रस्तुत किया है और किन किन अर्थशास्त्रियों ने इसको किस तरह से प्रयोग किया है। जैसे कि हम दैनिक जीवन में ये अनुभव करते हैं कि कई बार हम जिस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, जो कि हमारी आवश्यकता की दृष्टि से कुछ उपयोगिता होती है उस वस्तु में, और उस वस्तु को हम यदि खरीदना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस वस्तु की उपयोगिता के बराबर में उस वस्तु का मूल्य देने को हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम जब उस वस्तु को क्रय करते हैं तो वास्तव में वह वस्तु हमें कुछ कम कीमत पर मिल जाती है, यानी जितना कीमत हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए देना चाह रहे थे उससे कम कीमत में वह वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है। तो हम ऐसी स्थिति में कुछ लाभ का अनुभव करते हैं कि हमें कुछ लाभ हुआ है। वही लाभ जो है उपभोक्ता की बचत कहलाती है। आइए यहाँ पर हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझते हैं उसको। तो उपभोक्ता की जो बचत होती है वह, मान लीजिए कि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देना चाहता है और वास्तव में उपभोक्ता उस वस्तु के लिए जितनी कीमत का भुगतान करता है या जितनी कीमत चुकाता है, इन दोनों का अंतर जो होता है वह उपभोक्ता की बचत कहलाती है। देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, वह एक पेन क्रय करना चाहता है और उस पेन के लिए वह 10 रुपये का भुगतान करना चाहता है। ये 10 रुपये का भुगतान करना चाहता है। लेकिन जब वह उपभोक्ता मार्केट में उस पेन को क्रय करता है तो वह पेन जो है उसको 8 रुपये में प्राप्त होता है। ये 8 रुपये में उसको प्राप्त होता है। इस तरह से उसको यहाँ पर 2 रुपये की बचत होती है। वह उपभोक्ता ये 10 रुपये में उस पेन को क्रय करना चाह रहा था और उसने एक्चुअल में उस पेन के लिए 8 रुपये का भुगतान किया है। 8 रुपये उसने एक्चुअल में उस पेन के लिए चुकाया है। तो उस उपभोक्ता को
₹2 की यहाँ पर बचत प्राप्त हो रही है। यही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। आइए उपभोक्ता की बचत की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तत्पर है या तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में चुकाता है, उनका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने भी अपनी परिभाषा में ये कहा है कि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कीमत देने को तैयार है और वास्तव में वह जो कीमत देता है, इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? उपभोक्ता की बचत कहलाता है। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार उपभोक्ता की बचत को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और कुल विनिमय मूल्यों को मापने वाली राशियों का अंतर है। इन्होंने क्या कहा है? जो उपभोक्ता की बचत है वह कुल उपयोगिता यानी जितनी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, उस वस्तु से जो उसको कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह, और कुल विनिमय मूल्य यानी कुल बाजार मूल्य, इसको हम कह सकते हैं। इन दोनों का जो अंतर होगा वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। उपभोक्ता बचत की सबसे पहले हम मान्यताओं के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 मान्यता उपभोक्ता की बचत की है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। नंबर 2 किसी वस्तु की उपयोगिता केवल उस वस्तु की पूर्ति पर निर्भर होती है। कोई भी वस्तु अन्य वस्तुओं की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती है। नंबर 3 द्रव्य की जो सीमांत उपयोगिता है वह स्थिर रहती है। वस्तु को खरीदने पर उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें समान रहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव, फैशन, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो उन्हें एक मान लेना चाहिए। प्रोफेसर मार्शल की मान्यता है कि उपभोग की जाने वाली जो वस्तु है उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, और यदि मान लीजिए कोई स्थानापन्न वस्तु है तो उस वस्तु को भी हम प्रमुख वस्तु के रूप में ही हम उसको मान लेते हैं। अर्थात हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है, जिस वस्तु को क्रय करना चाहता है, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। नंबर 6 प्रदर्शन प्रभाव उपभोक्ता को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता की बचत का आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इन मान्यताओं के आधार पर उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण किया गया है। अभी लास्ट वाला पॉइंट जो है इसको आप और जरूर स्पष्ट रूप से समझ लें। 7 वाला पॉइंट, उपभोक्ता की जो बचत का आधार है वह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमको ये बतलाता है कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु की जैसे जैसे प्रत्येक अगली इकाई का उपभोग करता है वैसे वैसे उस वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने के कारण उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वह घटते जाती है। इसीलिए उपभोक्ता क्या करता है कि उस वस्तु की प्रत्येक इकाई को क्रय करने के लिए पहले की तुलना में मुद्रा की कम इकाई त्याग करने को तैयार होता है। इसी कंसेप्ट पर उपभोक्ता की बचत
आधारित है। उपभोक्ता की बचत की माप के बारे में बात करते हैं, या हम उपभोक्ता की बचत की व्याख्या के बारे में बात करते हैं कि उपभोक्ता की बचत की व्याख्या किन विचारधाराओं के आधार पर किया गया है। उपभोक्ता की बचत की माप के संबंध में हम देखें तो दो विचारधाराएं हैं। नंबर 1 मार्शल की धारणा, जिसमें कि उन्होंने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता इन दोनों के अंतर के आधार पर उपभोक्ता की बचत को मापा है। नंबर 2 J.R. हिक्स की धारणा, इन्होंने तटस्थ वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को मापा है। अभी हम इन दोनों धारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्शल की धारणा के अकॉर्डिंग हम उपभोक्ता की बचत को समझते हैं, जिसमें उन्होंने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता इन दोनों के अंतर के आधार पर उपभोक्ता की बचत को मापा है। प्रोफेसर मार्शल का जो कंसेप्ट है उसको हम इस फॉर्मूला के द्वारा समझ लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने जो फॉर्मूला दिया है, उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता की बचत बराबर क्या होगा, कुल उपयोगिता, जितनी इकाइयों का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता माइनस प्रति इकाई कीमत इनटू उपभोग की गई इकाइयों की संख्या। इस तरह से हम उपभोक्ता की बचत को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि उपभोक्ता जितनी इकाइयों को उपभोग करता है उनसे उसे 400 के बराबर में कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। देखिए, उसको कुल उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है ये हो रही है मान लीजिए 400 के बराबर माइनस प्रति इकाई कीमत। प्रति इकाई कीमत, मान लीजिए कि एक वस्तु की जो कीमत है प्रति इकाई कीमत वह है 30 रुपये है और उपभोक्ता कुल 6 इकाइयों का उपभोग करता है। कुल 6 इकाइयों का उपभोग करता है और प्रति इकाई कीमत जो है वह 30 रुपये है और उन सभी इकाइयों का उपभोग करने से उसको जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वह हो रही है 400। तो यहाँ पर उपभोक्ता की जो बचत होगी वह कितनी होगी, देखिए ये 400 400 माइनस 180 इक्वल टू 220। ये 220 जो होगी ये उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। इसको अभी आगे हम और तालिका के माध्यम से समझेंगे। इस तालिका को आप देखिए, मान लीजिए कि एक उपभोक्ता बाजार में सेब खरीदना चाहता है और उसको खरीद कर उसको उपभोग करना चाहता है। एक सेब की बाजार में जो कीमत है वह है 50 रुपये। ये बाजार कीमत दी हुई है 50 रुपये। उपभोक्ता को सेब की जो विभिन्न इकाइयां हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता और उससे प्राप्त होने वाली बचत को हमने इस तालिका में दर्शाया है। इस तालिका में आप देखिए, फर्स्ट वाली कॉलम में सेब की इकाइयों को दर्शाया गया है। सेकंड वाले कॉलम में सीमांत उपयोगिता, या इसको हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है उस कीमत को हमने सेकंड कॉलम में दर्शाया है। और थर्ड कॉलम में बाजार में कीमत को दर्शाया है, बाजार कीमत को दर्शाया है, अर्थात वह कीमत जो कि उपभोक्ता उस वस्तु के लिए वास्तव में देता है या चुकाता है, उसको हमने थर्ड कॉलम में दिखाया है। और फोर्थ कॉलम में उपभोक्ता की बचत की गणना की गई है। मान लीजिए उपभोक्ता सेब की पहली इकाई के लिए 90 रुपये देने को तैयार है, परंतु बाजार में उसकी कीमत जो है वह 50 पैसे है।
पैसे में अगर हम देखें तो इस पहली इकाई के लिए वह 90 पैसे देने को तैयार है और बाजार में उसकी कीमत जो है 50 पैसे है। तो इस तरह से उसको उपभोक्ता की जो बचत प्राप्त होगी वह 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 होगी। ये 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। तो पहली इकाई के उपभोग करने से या पहली इकाई क्रय करने से उसको 40 के बराबर में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। अब दूसरी इकाई के लिए वह कितनी कीमत देने को तैयार है? 80 पैसे देने को तैयार है। और चूंकि बाजार कीमत कितनी है? 50 है, तो इस तरह से उसको 30 के बराबर में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। इसी तरह से सेब की तीसरी इकाई के लिए 70 पैसे देने को तैयार है, जबकि बाजार में उसकी कीमत है 50 पैसे। 50 पैसे वह चुकाता है, तो उसको 20 पैसे के बराबर में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। इसी तरह से सेब की चौथी इकाई से 10 पैसे के बराबर में और पांचवी इकाई से 0 के बराबर में उसको सीमांत उपयोगिता प्राप्त चौथी इकाई से उसको 10 पैसे के बराबर में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी और पांचवी इकाई में देखिए उसको 0 के बराबर में सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि पांचवी इकाई के लिए वह 50 पैसे देने को तैयार है और 50 पैसे का ही वह वास्तव में भुगतान करता है। इसलिए उसको इस पांचवी इकाई से उपभोक्ता की बचत 0 के बराबर उसको प्राप्त होगी, क्योंकि जितनी कीमत देने को वह तैयार है और जितना कीमत वह वास्तव में चुकाता है, इन दोनों का अंतर कितना है? 0 है। इसलिए यहाँ पर पांचवी इकाई से उस उपभोक्ता को कुछ भी बचत की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप देखिए, हम चाहें तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ही हम उपभोक्ता की बचत को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कुल उपयोगिता 350, यहाँ पे हम 350 लिख सकते हैं। फिर से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो 350 कुल उपयोगिता हो गई और कुल कीमत जो है कितनी आ रही है? 250। तो 350 माइनस 250 इक्वल टू कितना होगा? ये 100। ये 100 जो है उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। अब आइए यहाँ पर हम उपभोक्ता की बचत को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पे हमने सेब की इकाइयों को और ओ वाई एक्सिस पे हमने सीमांत उपयोगिता को दर्शाया है, जो कि पैसों में दर्शाया है। सेब की पहली इकाई के लिए उपभोक्ता 90 पैसा, ये देखिए, ये 90 पैसा देने को तैयार है और जबकि वास्तव में बाजार में उसका मूल्य कितना है? 50 पैसे है। तो वह यहाँ पर उपभोक्ता की बचत कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो होगी ये उपभोक्ता की बचत होगी। इसी तरह से सेब की दूसरी इकाई के लिए उपभोक्ता 80 पैसे देने को तैयार है और वास्तव में वह 50 पैसे चुकाता है। तो इस तरह से उसको यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है, इतनी उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी, जो कि 30 के बराबर में है, 30 पैसे के बराबर में। अब सेब की तीसरी इकाई के लिए उपभोक्ता 70 पैसे देने को तैयार है, जबकि वह वास्तव में कितना देता है? 50 पैसे देता है। ये वाली लाइन देखिए, 50 वाली लाइन है, 50 पैसे देता है। तो यहाँ पर उसको सेब की तीसरी इकाई से 20 पैसे के बराबर में बचत प्राप्त होगी। सेब की चौथी इकाई क्रय करने पर उसको 10 के बराबर में, क्यों? क्योंकि वह 60 पैसा देने को तैयार है और 50 पैसे एक्चुअल में वह देता है, तो उसको 10 पैसे के बराबर में उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। और पांचवी इकाई क्रय करने पर उस उपभोक्ता को 0 के बराबर में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि पांचवी इकाई के लिए वह 50 पैसा देने को तैयार है और वास्तव में वह 50 पैसा का भुगतान करता है।
इसलिए पांचवी इकाई से उस उपभोक्ता को कुछ भी उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होगी। इस डायग्राम में आपने देखा कि जैसे जैसे उपभोक्ता सेब की अगली इकाई का उपभोग कर रहा है, वैसे वैसे ये दंड आरेख जो है ये छोटे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेब की प्रत्येक अगली इकाई के लिए उपभोक्ता कम कीमत देने को तैयार हो रहा है। वह ऐसा इसलिए होता है कि ये होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। जैसे जैसे सेब की अगली इकाई का उपभोक्ता उपभोग करेगा, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह घटते जाएगी। इसलिए उपभोक्ता सेब की प्रत्येक अगली इकाई के लिए कम कीमत चुकाने को तैयार होगा। इस डायग्राम में ये जो छायांकित वाला भाग है, ये पूरे छायांकित वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो छाया वाला जो भाग है ये उपभोक्ता की बचत को बतलाता है। अब जब वस्तुएं विभाजनशील हो, जैसे सेब की इकाइयाँ हैं, रोटी की इकाइयाँ हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ये तो विभाजनशील वस्तुएं हैं, इनको हम विभाजित कर सकते हैं, इकाइयों में हम इसको बांट सकते हैं। उसके संबंध में हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। लेकिन जब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि विभाजनशील नहीं होती हैं, अविभाज्य वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए घड़ी को हम टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इस तरह की कुछ वस्तुएं हैं जो कि अविभाज्य वस्तुएं होती हैं। तो उन वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की बचत का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पर एक्चुअल में जो उपभोक्ता की बचत है वह है MAL, ये उपभोक्ता की बचत है। क्योंकि यहाँ पर ये जो AL, ये वाला जो रेखा है ये है बाजार कीमत रेखा। उपभोक्ता यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा कीमत वह चुकाना चाहता है, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत जो है वह इतना चुकाता है। इसको हम माइनस कर देंगे, इसमें से बचेगा ये वाला भाग AML, ये वाला भाग जो है ये उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। तो ये तो अभी हमने प्रोफेसर मार्शल की धारणा के अकॉर्डिंग उपभोक्ता की बचत को समझा। अब हम J.R. हिक्स के अकॉर्डिंग उपभोक्ता की बचत को समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा उपभोक्ता की बचत की जो माप प्रस्तुत की गई थी वह अवस्थिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए उस व्याख्या की काफ़ी आलोचना की गई। उसके बाद प्रोफेसर J.R. हिक्स ने तटस्थता वक्र के माध्यम से, इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को मापा है और उन्होंने उपभोक्ता की बचत को किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय में बचत की भांति उन्होंने उसको समझा और किसी वस्तु को खरीदने पर आय में जो बचत होगी वही उपभोक्ता की बचत कहलाएगी, ऐसा उन्होंने अपनी व्याख्या में बतलाया है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, यानी हिक्स की विधि से हम उपभोक्ता की माप को इस डायग्राम में हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में ये OX एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को और OY एक्सिस पर मौद्रिक आय को दर्शाया गया है। यहाँ पर उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वह है OA। उपभोक्ता के पास में कुल मौद्रिक आय है OA और AB यहाँ पर ये कीमत रेखा है। यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व हैं। ये फर्स्ट वाला इंडिफरेंस कर्व देखिए, ये फर्स्ट वाला इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये IC2 से ये सेकंड वाला इंडिफरेंस कर्व है।
यहाँ पर देखिए, ये सेकंड वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, ये ए बी कीमत रेखा को ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता बिंदु ई पर संतुलन की स्थिति में है, जहां पर वह ओ एन वस्तु की इकाइयों को क्रय करता है और इस इकाई के लिए वह अपनी मौद्रिक आय में से P1A इतनी कीमत का भुगतान करता है। जबकि वह इस IC1 कर्व को हम देखें तो यहां पर वह ON वस्तु की मात्रा के लिए E2E1 कह सकते हैं आप, या उसको PA कह सकते हैं, PA भी कह सकते हैं, या फिर आप E1 E2 कह सकते हैं। तो PA के बराबर में वह कीमत देने को तैयार था, लेकिन वास्तव में ON इकाई के लिए उपभोक्ता P1A कितनी कीमत वह चुकाता है? कितनी कीमत चुकाता है? देखिए, PA ये कीमत वह चुकाता है। तो वह कीमत देने को तैयार था कितना? PA, और वास्तव में वह कीमत का जो भुगतान किया वह किया उसने P1A। P1 है यहाँ पर, ये P1A का उसने भुगतान किया। तो इस तरह से उस उपभोक्ता को ON इकाई क्रय करने पर जो बचत प्राप्त होगी वह प्राप्त हो रही है P1 के बराबर में। P1 कितनी उसको उपभोक्ता को बचत प्राप्त होगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि P1 कितनी उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। यहां पर उपभोक्ता ON इकाई के लिए इस ON इकाई के लिए प्रारंभ में वह PA कीमत देने को तैयार था, लेकिन वास्तव में वह वस्तु उसको P1A इतनी कीमत पर वह मिल जाती है। तो इसको उस उपभोक्ता को P1 के बराबर में मौद्रिक आय में बचत होगी, उसकी आय में बचत होगी। तो इस तरह से उसको कुल बचत जो प्राप्त होगी वह P1 E और E1, इतना ये जो छायांकित वाला भाग है, इतना उस उपभोक्ता को बचत प्राप्त होगी। इस तरह से उपभोक्ता की बचत को प्रोफेसर J.R. हिक्स ने तटस्थता वक्र के माध्यम से मापा है। यहां पर आपने अभी समझा किस तरह से प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थता वक्र विधि से उपभोक्ता की बचत को मापा है। अब कई बार उपभोक्ता की बचत के महत्व भी लिखने को आपको आता है, तो इसका उपभोक्ता की बचत का काफ़ी महत्व है, विनिमय में महत्व है, उपभोग में, उत्पादन में, सभी क्षेत्रों में इसका महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है इसका। कर निर्धारण में सरकार जब करों का निर्धारण करती है, वहाँ पर भी उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक स्तर, हम दो ग्रुप का आर्थिक अध्ययन करना हो या दो देशों के बीच में हमको आर्थिक स्तर की तुलना करना हो, तो वहाँ पर भी उपभोक्ता की बचत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर वीडियो में आपने उपभोक्ता की बचत को समझा। थैंक यू।